सर आप 11th क्लास को थर्मोडायनेमिक पढ़ा रहे हैं? ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, अब ओके आ रही है। ओके, माइक में कुछ वो था ना, आपने बंद कर दिया था, चलो ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेलीस्कोप, आपने कुछ सुना नहीं होगा ना, फिर मैंने कहा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेलीस्कोप कर रहे थे, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बाकी था, और बाकी 2-3 क्वेश्चन करने थे हमें टेलीस्कोप पे बेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमें वेव पढ़ना है, यहीं पे थे हम लोग। यस सर। ओके, चलो। तो लास्ट टाइम जो टेलीस्कोप पढ़ रहे थे आप लोगों ने, जो टेलीस्कोप पढ़ा था उसमें हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, और मैग्निफिकेशन हमने 2 केस के लिए देखा था। इनफैक्ट माइक्रोस्कोप के लिए 2 केस के लिए देखा था, एक नियर डिस्टेंस के लिए और एक नॉर्मल विजन यानी इन्फिनिटी के लिए। तो देखो, नियर डिस्टेंस और नॉर्मल विजन के लिए आपने जो है फॉर्मूले निकाले थे ना, तो टेलीस्कोप के लिए भी और माइक्रोस्कोप के लिए भी। तो जब मैं पहले माइक्रोस्कोप निकाला फिर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए आपके लिए फॉर्मूले आए थे। अगर आप निकालते हो मान लो इन्फिनिटी वाले केस के लिए, कि जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनी, तो मैग्निफिकेशन हमारा जो आता है वो क्या आ रहा था, -f0/f आ रहा था, आपको ध्यान होगा, नॉर्मल विजन के लिए। और जब आप केस ले रहे थे डिस्टिंक्ट वाला, मैंने 25 सेंटीमीटर पे इमेज बने, तो उस केस में यू आर गेटिंग f0/fe 1+fe/d, सॉरी f0/fe ई है ये, और 1+fe/d ये हमारा बन रहा था, d इज 25 सेंटीमीटर, ये फॉर्मूले बन रहे थे, है ना। दिस वाज द केस फॉर द नॉर्मल विजन, यानी इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, और ये डिस्टिंक्ट वाला केस था आपका, यानी 25 सेंटीमीटर वाला। तो देखो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है ना।
इस केस में मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आ रहा है, माइक्रोस्कोप में भी ज़्यादा आता था ये। तो जो डिस्टिंक्ट विजन होता है इसमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आता है। लेकिन क्योंकि इमेज 25 सेंटीमीटर में बनती है तो आई जो है मैक्सिमम स्ट्रेन होती है, आई स्ट्रेन मैक्सिमम होता है इसमें। और इस केस में क्या होता है, इमेज तो इन्फिनिटी में बनती है, लेस मैग्नीफिकेशन है, इमेज तो इन्फिनिटी में बनेगी, फाइनल इमेज लेस मैग्नीफिकेशन, बट आई जो है रिलैक्स्ड होती है या मिनिमम स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले बने थे जो लास्ट टाइम हमने देखे थे। ठीक है, तो इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देख लेंगे, तो बहुत छोटी सी है, फटाफट से खत्म हो जाएगी। तो लेट अस डू फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, जो फॉर्मूला हमने किए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि पहले केस में जो आपका इमेज बनेगा, अगर मैं नॉर्मल वाले की बात करूं, पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, और फिर जो आई पीस होगा वो फिर दोबारा से इमेज इन्फिनिटी में बनाएगा। तो इस केस में जो आपकी लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आती है वो फोकल लेंथ के बराबर आती है एफ नॉट प्लस एफ ई के। ये ध्यान है आप लोगों को, ये जो इमेज बनती है, ये वाला जो इमेज बनाएगा अपने फोकस पे बनाएगा यहाँ पे, और वो इसके भी फोकस पे होगी, तभी इन्फिनिटी में इमेज बनेगी। तो ये एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर आपकी लेंथ आती है, इनका सम। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब जब डिस्टिंग वाला केस होगा तो उसमें अलग होगा कुछ, उसमें आपको निकालना पड़ेगा वी यू के फॉर्मूला का यूज करके, लेंस फॉर्मूला यूज करके। तो वहां पे हम देखेंगे कैसे निकालना है। तो लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस ऑफ द टेलीस्कोप। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं बस, है ना। ये करेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कंसिस्ट ऑफ थिन लेंसेज 30 सेंटीमीटर अपार्ट। लेंस के बीच की जो दूरी है वो 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर अपार्ट लेंस है। हैज मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू 8। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। एक तो कह रहा है कि एफ नॉट और एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, और दूसरा ये कह रहा है कि 2 स्टार्स हैव एक्चुअल सेपरेशन ऑफ 1 मिनट आर्क। 2 स्टार के बीच में जो थीटा है वो 1 मिनट का है। तो टेलीस्कोप के थ्रू इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा डैश। वो तो आप निकाल लोगे, मैग्नीफिकेशन पता है आपको, तो 8 आ जाएगा, है ना, ये तो निकाल ही लोगे, ये पूछा हुआ है वैसे। 8 मिनट आ जाएगा ये तो पहला पार्ट करना है हमें इसका, कि इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी। सर एफ ई आ रहा है 4 और एफ नॉट आ रहा है 32। एफ नॉट 32, एफ ई 4, करेक्ट। आगे बाकी लोगों का। मैग्निफिकेशन इतना एक्चुअली -8 होगा, इन्वर्टेड बनती है ना इमेज इसमें फाइनली।
तो उससे निकाल लोगे। एफ नॉट बाई एफ ई आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, और एल आपका ये होता है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सब लोगों ने निकाल लोगे सब लोग? यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सर एफ नॉट इज इक्वल टू 32। और एफ इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिर 36 है ना टोटल। ओके सर। ठीक है, तो इसमें देखो आपका बड़ा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा आ रहा है इसमें, है ना। ऐसे ही करते हैं हम लोग इसमें। ओके, सर एफ ई इक्वल टू म्यू यू ई हो जाएगा फिर तो। एफ ई इक्वल टू यू ई, एफ ई यू ई होगा, तभी तो इन्फिनिटी पे बनाएगा वो। ओके सर, अच्छा मतलब उसमें ये मैंने लिख नहीं पाया कि जो इन्फिनिट। है ना, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेलीस्कोप है, a telescope has objective focal length, f objective is 50 centimeter and eyepiece focal length is 5 centimeter. ये टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन, तो ये फोकस की गई है फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन के लिए फोकस की गई है ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो हमें बताना है कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ये कितना होगा, और दूसरा मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है, ये बताना है। तो इसमें ये बताओ, क्या इसमें जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में? जो हमने फॉर्मूले बनाए थे पुराने ये वाले, ये एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे या नहीं होंगे? इन्हीं से करोगे, कुछ और करोगे? सर पहले थोड़ा देखने दीजिए क्वेश्चन को मैं। हाँ देख लो, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले बार बता देना, कहीं पता चला आपने पूरा सॉल्व कर डाला। सर इसमें यू जो दे रखा है वो 200 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, करेक्ट। तो सर हमने जो पढ़े हैं उसमें तो सारे इनफिनाइट से लिए थे ना। करेक्ट, हम लोगों ने जो ड्राइव किया था हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मान के किया था, है ना। और यहाँ पे इन्होंने दे दिया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्चुअली ये डिफरेंस है एक तरह का ना। ये मैंने टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आपके कोर्स में था पहले। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हम जमीन पे यूज करते हैं, और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट लगभग आप इन्फिनिटी मान सकते हो, तारे वारे देखने के लिए यूज करते हैं जो। तो यहाँ पे अगर ये 200 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्टिव से, तो हमारे ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे जो हमने पीछे ड्राइव किए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर हम बेसिक से चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से मतलब लेंस फॉर्मूले से। तो हम देखेंगे कि पहले का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी फिर इमेज कहाँ बनेगी, फिर दूसरा लेंस फिर इमेज बनाएगा, फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, है ना, डिस्टिंक्ट विजन पे, सॉरी। तो बेसिक से चलना पड़ेगा, उन फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन आपका जो होता है वो आप निकालोगे, जो फॉर्मूले होते हैं आपके बेसिक। तो करिए, बेसिक से करिए, ऐसे बताइए क्या आएगा आंसर।
ये सबको समझ में आ गया ना कि वो वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। सर सेपरेशन 425/6 आ रहा है। 425/6 70 पॉइंट कुछ आ रहा है। 425/6, yes correct, 70.0, 70.8, 70.8। ये कितना आ रहा है मैग्नीफिकेशन? निकला बाकी लोगों का सेपरेशन? मैं पे लिख देता हूँ वैल्यू जो जो आ रही है, ताकि आप चेक करते हो, गलती तो नहीं कर रहे हो। जब पहला वाला आपका है 200 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका जो v आ रहा है वो आ रहा है 200/3। ठीक है, अगले वाले लेंस के लिए आपको v पता है 25 सेंटीमीटर होगा आई पीस के लिए। v तो आपको पता है, u निकालना था, तो u आपका जो आएगा यहाँ पे, u की वैल्यू आ रही है -25/6, यानी
इधर को देखो, ये वैल्यू आ रही है क्या, ये और ये। भी तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर आएगा। सर मैग्निफिकेशन कैसे निकाल रहे हैं? मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू नहीं होता, इसका अच्छा। निकाल लो। M1 निकालो, फिर M2 निकालो, फिर टोटल निकालो। -2। -2 टोटल आ रहा है मैग्निफिकेशन। यस, टोटल -2 आएगा। यस सर। गुड। बाकी लोगों ने निकाला, देखो सिंपल है ना, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ आपको पता है, तो ये वी निकालना है पहले, चेक करो सही आ रहा है, सबका नहीं आ रहा। 203, 200/200/3। ऐसे यहाँ पे आपका इसका फोकल लेंथ पता है आपको, आई पीस का, और फाइनल आपको पता है इमेज यहाँ बनेगी 25 सेंटीमीटर दूर, तो इसका यू बताना था आपको, तो इसका यू निकालो, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस अगर आपके ये दोनों आ गए फिर हो गया काम। यस सर, -2 ही आ रहा है, हो गया पूरा। -2 आ रहा है। बाकी लोगों का आया, ये डिस्टेंस आ रहे हैं 200/200/3 और 25/6 आ रहा है बाकी लोगों यस का। सर। आ गया, ओके। तो फिर तो ये तो आ ही जाएगा आपका, ये तो आ गया होगा, फिर 70.8 इनको ऐड कर देंगे तो यस सर। ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन निकालोगे, M1 आ जाएगा V1/U1 करके, है ना, और M2 आ जाएगा V2/U2 करके, यानी ये ऑब्जेक्टिव के लिए मान लो, एक एक आईपीस के लिए मान लो, तो V I/P/U। आपको ये दोनों पता है वैल्यू, ये दोनों भी पता है, तो दोनों मैग्निफिकेशन आ जाएंगे, और नेट M क्या होगा, M1 × M2, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें 1/3 और 6 आ रहा होगा, ये -1/3 और 6 आ रहा होगा, तो ये आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, डन। चलें आगे, ये पूरा सॉल्व करना है, कर लोगे सब लोग? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के फॉर्मूले क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लेना। अब जो आपकी टेलीस्कोप होती है, इसमें दो लेंस थे आपके, एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक आईपीस था। और ऑब्जेक्टिव का हमने देखा था एपरेचर ज्यादा होना चाहिए, सो दैट इट कैन अकोमोडेट द मोर अमाउंट ऑफ लाइट। तो इसका एपरेचर जो है काफी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप बड़ा लेंस यूज करोगे तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी आपको। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसे आएंगी कि एक तो लेंस का हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लेंस जो है एक्चुअली जितना बड़ा होगा उसमें कुछ, एक तो एरर वगैरह आने लगते हैं, आपके एब्रेशंस आने लगते हैं,
क्रोमेटिक एब्रेशन, जैसे बोला था ना आपको कि अलग अलग जो आपकी लाइट होती है वो अलग अलग जगह पे फोकस होती है, अलग अलग कलर की लाइट, तो क्रोमेटिक एब्रेशन वगैरह आने लगता है उसमें। उसके अलावा और प्रॉब्लम क्या आती है कि लेंस आप बनाओगे तो उसको टेलीस्कोप के आगे फिक्स करना है, भारी हो जाएगा लेंस, काफी जितना आप बड़ा बनाओगे उतना भारी हो जाएगा। अब उसको जब आपको सपोर्ट देना है, लेंस को आप सपोर्ट सब जगह से कर नहीं सकते क्योंकि आपको लाइट पास करानी है लेंस से, तो केवल आप किनारा में सपोर्ट कर सकते हो लेंस को, तो उसकी सपोर्टिंग डिफिकल्ट हो जाती है, तो कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने लगती है उसमें, है ना, तो उसकी कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने लगती है। तो हम उसका एक सॉल्यूशन बताया बहुत पहले, जो बताया गया था वो ये था, न्यूटन ने बताया कि एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज कर लो। तो उसमें हमने उसने क्या किया, उसने ऑब्जेक्टिव को जो है रिप्लेस कर दिया एक मिरर से, और आई पीस के थ्रू फिर देखा। तो कैसे किया उसने, अगर हम देखें तो इसका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, न्यूटन ने इसमें करेक्शन किया था, जो मेन इसका जो वो किया था इन्वेंशन, उसके नाम पे इसका नाम जो है कैसेग्रियन, कैसे ग्रेनियन, सॉरी GRAINIAN, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसको बताया कि ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो उनके नाम पे रखा गया। इसको कैसेग्रियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप ऐसा बना लो कुछ, जो आपकी रे आ रही है उनको एक मिरर पे डालो, आपको अकोमोडेट करनी है रे, ऐसे डाल दो, और यहाँ पे एक और मिरर लगा दिया, तो जो रे आ रही है सारी आपकी वो क्या होंगी, टकरा के जो है इस पे जाएंगी, और इस पे जाके ऐसे उनकी सेटिंग करेंगे कि ये फिर ये स्ट्रेट यहाँ चली जाएंगी, और यहाँ आपका पीछे जो है आई पीस लगा होगा, तो यहाँ पे आपका जो है आई पीस लगा होगा पीछे, तो वो इसे मेजर कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे आई पीस होगा। तो जब आपकी रे आ रही थी इन्फिनिटी से, वो जाके हमने यहाँ पे कन्वर्ज कर दी और वो जाके यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपको दो मिरर यूज करने पड़े, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर, और इसको हम बोलते हैं, ये कॉनकेव है ऑब्जेक्टिव वाला, और ये कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका नाम है सेकेंडरी मिरर। तो ये दो हमने मिरर यूज किए, और इसकी वजह से फिर हमारा क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जरूरत खत्म हो गई, तो हमें ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं चाहिए अब, तो हमारा काम बन गया, ठीक है। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आता है, मैग्नीफाइंग पावर आती है इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, वो आती है F0/FP आती है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, FE तो वही रहेगा जो इसका आई पीस का होगा, आर फोकल लेंथ जो भी आएगी इसकी, ठीक है, सॉरी, लेकिन जो आई पीस तो वही आपका वैसे ही है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है, इस बार मिरर है, तो मिरर में क्या होता है कि फोकल लेंथ रेडियस के हाफ होती है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगा मिरर का उसके हाफ, तो यहाँ पे R/2 आ जाता है, तो इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो R/2/FE होता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन इज दिस वन, ठीक है, R/2/F0। तो इसका यूज करके हमारा जो लेंस की रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम एक क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो मिरर है ये बिल्कुल उसके सामने है, तो जो लाइट यहाँ से आ रही है वो रुक जाएंगी, तो आपको लाइट ज़्यादा गैदर करनी थी, तो लाइट यहाँ पे कम गैदर हो रही है, तो इसके लिए न्यूटन ने फिर थोड़ा करेक्शन दिया, न्यूटन ने बोला कि आप ऐसे यूज़ कर लो कि आप ना ऐसे कर लो, आप ना जो लाइट आ रही है ना जैसा इन्फिनिटी से, उनको जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही हैं आप उनको ना रिफ्लेक्ट करके किसी और एंगल पे ले जाओ, उसके पीछे मत रखो, तो उसने बोला कि ऐसे करो, एक मिनट,
ये इन्फिनिटी से रे आ रही है, ये मिरर से टकराई और टकरा के वापस गई। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, ऐसी सेटिंग बनाओ एक कि यहाँ पे जो है ऐसा कुछ बनाओ कि यहाँ प्लेन मिरर लगा दिया, तो ये टकरा के ऐसे कुछ एंगल बनाएंगे हम कि ये दोनों इस पे टकराएंगी प्लेन मिरर पे, और प्लेन मिरर से टकरा के ये इस डायरेक्शन में मान लो कहीं चली गई, किसी और डायरेक्शन में चली गई, ऐसे इधर को चली गई। तो यहाँ पे फिर हमारा आई पीस जो है वो यहाँ पे होगा। आई पीस कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ प्लेन मिरर यूज किया इसने न्यूटन ने, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ एडजस्टमेंट बना लो। तो इससे क्या होगा कि लाइट का जो कटिंग है वो कम हो जाएगी, लाइट की जो कटिंग हो रही थी पीछे से वो कम हो जाएगी। तो ये न्यूटन का वो था। ठीक है, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसका जो फायदा है वो जो आपके लेंस के नुकसान थे वही होंगे। इसका जो एडवांटेज हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। क्रोमेटिक मैंने आपको बताया था, कलर का जो अलग अलग फोकस होता है अलग अलग पॉइंट पे, वो इसमें नहीं होता है, क्योंकि वो लेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मिरर के मुकाबले। और इसमें जो होता है स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, एक्चुअली आपके जो स्फेयर के अलग अलग पार्ट होते हैं ना, तो सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस नहीं करते, वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस करते हैं। ये वाले मान लो यहाँ करेंगे, जो अलग लाइट आ रही है वो कहीं और फोकस होगी, उसको स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर। तो इसमें क्या होता है, हमने ये जो मिरर यूज करेंगे यहाँ पे पैराबोलिक मिरर यूज कर सकते हैं, तो हमारी स्फेरिकल एब्रेशन भी रिड्यूस हो सकती है। aberration are the error या problems in the ray conversion. Spherical aberration are reduced by using parabolic mirror. ठीक है, और इसमें क्या होगा आपको लेंस में क्या होता है कि पूरी सफाई वगैरह आपको करनी है, पूरा लेंस शो करना पड़ेगा, सब कुछ करना, उसका जो है दोनों साइड का ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रैच ना पड़े उस पर, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस केस में वो कम होगी, आपको केवल पॉलिशिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वो भी मिरर के एक साइड पे करनी पड़ती है। तो मिरर में हैंडलिंग करना ईजी है। तो ये जो मिरर है इट रिक्वायर, आपकी कॉस्ट बचेगी, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग वन साइड ओनली। दूसरा इसका एक फायदा ये भी हो गया आपका कि आप अब जो है बड़े से बड़ा मिरर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक फायदा और क्या होगा कि आपका इसका जो लेस वेट है इसका एक तो, और क्या हो सकता है सब, दूसरी बात क्या है कि आप सपोर्ट इसको पूरा पीछे से पूरा सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे सपोर्ट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, लेकिन आप लेंस में नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेंस में तो लाइट पास होनी है, वहां से सपोर्ट लगा दोगे बीच में आ जाएगा सपोर्ट। यस सर। तो यहाँ पे आप कैन पुट सपोर्ट ऑन मोर एरिया, ठीक है। लेकिन लेंस में केवल आप किस पे कर सकते हैं सपोर्ट, रिम पे, केवल उसके सरकमफ्रेंस पे आप सपोर्ट लगा सकते थे, बीच में लगा सकते थे। तो यहाँ पे केवल आप रिम पे कर सकते थे। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप बड़ा से बड़ा मिरर बना सकते हो, बड़े से बड़ा मिरर बना सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा, हाई रिजोल्यूशन हमें मिल जाएगी, हाई रिजोल्यूशन, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ यूजिंग लार्ज एपरेचर मिरर। तो इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, ओके। तो दिस वाज द लास्ट दिस थिंग। पैराबोलिक के बाद क्या लिखा हुआ है, पैराबोलिक के बाद क्या लिखा है, मिरर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, बाकी सब क्लियर। चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। तो ये रे ऑप्टिक्स यहाँ पे खत्म होता है आपका। आई थिंक हमने रे ऑप्टिक्स पूरा कवर कर लिया है। अब हमें वेव की तरफ मूव करना है। ठीक है, चलें आगे, वेव की तरफ मूव करें। सर नोट करने दीजिए। हाँ कर लो।
सर आपने क्या लिखा है, हाई रिजोल्यूशन हाई हाई रेजोल्यूशन इम्प्लाइज में आ सकता है लार्ज एपरेचर मिरर आप यूज करके ला सकते हो हाई रेजोल्यूशन। सर हो गया। हो गया, ओके। चलो अब चलते हैं वेव ऑप्टिक्स, लास्ट हमारा टॉपिक है ना। ओके, तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो रे ऑप्टिक्स पढ़ा है। रे ऑप्टिक्स में हमने रे को हमने ये माना है कि जो हमारी लाइट है एक सिंपल रे की तरह एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एंड ये पार्टिकल की तरह मूव कर रही है। कुछ बोल रहे हैं? गोविंद क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो आप यहाँ से? अच्छा चलो, नहीं मैं कर रहा, कुछ आवाज आ रही थी आपकी तरफ से, मैंने कहा कुछ कर तो नहीं रहे। चलो चलो आगे चलते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ा, सॉरी रे ऑप्टिक्स पढ़ा अब तक हमने। तो हमने देखा कि रे जो है स्ट्रेट मूव करती है, लेकिन कई ऐसे फिनोमिना हैं वेव के, उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी पहले जब हम बात कर रहे हैं वेव की। तो उसमें पहली बात जो है वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? तो उसकी जो लाइट जाएंगी मान लो वेव की फॉर्म में, तो वैसे जाएंगी मान लो, है ना। तो अलग अलग हम बोलेंगे, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग फेज है। आप लोगों ने एसएचएम पढ़ा होगा, फेज समझते होगे आप लोग, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं सेम फेज के पॉइंट को जोड़ूंगा यहाँ पे, तो वो सारे फेज के पॉइंट ऐसे आएंगे मेरे। इनको मैं अगर जोड़ूंगा पॉइंट सोर्स के लिए तो क्या बनेगा? ये 3 डायमेंशन होगा पूरा, 2 डायमेंशन में नहीं होगा लेकिन 3 डायमेंशन में होगा। तो क्या बनेगा ये शेप क्या बनेगी? स्फीयर बनेगी, स्फीयर। स्फीयर बनेगी, ठीक है। तो एक्चुअली वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट उन पॉइंटों को हम जोड़ते हैं जिन पॉइंटों का सेम वाइब्रेशन चल रहा है या सेम फेज है, ठीक है। तो ये जो है लोकस है ऑल द पॉइंट्स, locus of all the points on the medium which are vibrating in the same phase। तो वाइब्रेटिंग का मतलब यहाँ पे वाइब्रेट तो मीडियम करता नहीं, हमारी ईएम वेव जो होती है वो पास करती है, तो उसका जो लोकस माने जो उसका जो वो होगा फेज होगा या उसको कंसिडर करते हैं। ये उस वेव के लिए हो सकता है, अगर मैकेनिकल वेव है तब आप बोल सकते हो मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज
एट गिवन इंस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज अवर वेव फ्रंट। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, अब अगर आपका पॉइंट सोर्स होगा तो उसका वेव फ्रंट क्या बनेगा? स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए स्फेरिकल। स्फेरिकल बनेगा। अगर मान लो लाइन सोर्स होता सिलिंड्रिकल। तो लाइन सोर्स से सब जगह ऐसे जाएंगी वेव आपकी। तो आप जब सेम फेज के पार्टिकल पकड़ोगे तो वो कुछ ऐसे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। इसको जब 2D में पूरा बनाओगे तो ये ऐसे कुछ बनेगा, तो ये सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेवफॉर्म बनेगा। और मान लो आपका जो सोर्स है वो प्लेन सोर्स, मैंने उसमें ऐसे लाइट निकल रही है, तो इस केस में, और ये 2D में है, तो इस केस में जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। एक प्लेन आप लेना पड़ेगा आपको जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो अगर आपका सोर्स जो है बहुत बड़े डिस्टेंस पे, तब हो सकता है अगर ये बहुत बड़े डिस्टेंस पे हो, है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल है, जब ये यहाँ पे था तो इसकी इतना सिलेंडर बनेगा, जब ये दूर चला जाएगा तो सिलेंडर की रेडियस इतनी बड़ी हो जाएगी। तो जब आप ये बाहर वाला पोर्शन देखोगे आपको लगभग लगभग धीरे धीरे फ्लैट दिखने लगेगा। अगर ये रेडियस बहुत बड़ी हो गई तो आपको लगभग लगभग फ्लैट दिखने लगेगा। ऐसे मान लो स्फीयर है, स्फीयर से कोई फ्रंट निकल रहा है तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगी उसकी रेडियस, और दूर जाओगे तो ऐसे दिखेगी, और दूर जाओगे तो ऐसे हो जाएगी, और दूर आप देखोगे तो ऐसे हो जाएगी। तो ये आपकी रेडियस जो है, सरफेस जो है मोर और मोर फ्लैट हो रहा है। तो अगर कोई बहुत दूर कोई आदमी खड़ा है तो उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा कि ये फ्रंट जो आ रहा है मेरे पास वो लगभग उसको ऐसे दिखेगा कि प्लेन की तरह आ रहा है। कैसे आ रहा है? प्लेन की तरह। ये स्फीयर की तरह नहीं आ रहा, प्लेन की तरह आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो इस केस में प्लेन वेव फ्रंट होगा अगर या तो आपका सोर्स ऐसा बना हो, तो ऐसा सोर्स तो होता नहीं यूजुअली। जब आपके स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सोर्स हो एट लार्ज डिस्टेंस पे, ये या ये हो एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बनेगा। ओके, तो इनको बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल, सॉरी इनको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट हमको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं अब। अच्छा, जो रेज हैं आपकी, आप रेज देख रहे होगे वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर है हमेशा, है ना। यहाँ पे भी रेज आपकी जो जारी होंगी वो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होंगी, और सिलेंड्रिकल में भी ऐसी हो रहा है, और यहाँ पे भी ऐसी हो रहा है। तो जब भी आप रेज बनाओगे वो आपकी हमेशा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होंगी, राइट। अब देखो, वेव फ्रंट जो प्रोपेगेट करते हैं और उसका जो कुछ प्रिंसिपल होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन ने बताया था कि इनमें क्या प्रिंसिपल होते हैं जब प्रोपेगेट करता है कोई वेव फ्रंट, किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है या कुछ और कर रहा है, लेंस से पास हो रहा है, मिरर से टका के वापस आ रहा है। ऑलवेज ट्रू होगा ना, वेव लाइट रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर पास होती है, कोई एक्सेप्शन? एक्सेप्शन कि आपकी वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर ना हो? यस सर, लाइट रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही हो। मैंने तो ऐसा देखा नहीं, कहीं पे लिखा हो तो देख लो हायर, उसमें परपेंडिकुलर ही होती है, परपेंडिकुलर ही होती है। आपने देखा कोई एग्जांपल ऐसा जब परपेंडिकुलर ना हो? नो सर, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था, मैंने कि क्या ऑलवेज होता है या फिर अच्छा, नोट्स में नहीं, ऑलवेज लिखो या नहीं है, मैं इसलिए पूछ हाँ रहा हाँ, था। ऑलवेज ही होता है, ऑलवेज ही होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चे ना कोई हायर क्लास का कुछ पढ़ लेते हैं फिर वो बोलते हैं कि सर ऐसा भी तो होता है। हाँ होता है, लेकिन हमारी क्लास में नहीं होता। तो यार मैं तो कोई पढ़ा नहीं कभी तक, है ना। जैसे लाइट में कुछ एक बार कोई ले आया था वो नेल्सन पार्कर की बुक से उठा के कोई, मैंने कहा वो हमारे उसमें नहीं होता, इन इलास्टिक मूवमेंट। चलो जो भी है, खैर। तो इसने देखो प्रिंसिपल दिए, दो प्रिंसिपल दिए हाइगन ने जो वेव फ्रंट के मोशन के लिए। उसने बोला कि जब कोई वेव फ्रंट आप बनाओगे तो उससे नेक्स्ट फ्रंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि जो
पुराना वेव फ्रंट था, उस पे एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट जो है, गिवन वेव फ्रंट मैंने पुराने वाला है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। act as a fresh source of new light, act as a fresh source of new disturbance, you can say. Disturbance, fresh source of new disturbance. इसका मतलब यह है कि जो आपको कोई वेव फ्रंट बना और आप नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना चाह रहे हो, तो इसको सबको सोर्स मान लो। ये मान लो कि सारे के सारे सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये अपनी अपनी लाइट निकाल रहे हैं। तो इनकी लाइट थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, इस वाले की कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, इस वाले की यहाँ पहुंच जाएगी। सबके वेव फ्रंट ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। फिर क्या करो उसको, ये तो पहला प्रिंसिपल आया, तो they will act as a fresh source of the new disturbance called secondary wavelet which travel in all direction। मैंने all direction में travel कराया इनको, आगे भी और पीछे भी, मैंने पूरा स्फीयर बना दिया वहां पे। with speed of light, ये तो पहला प्रिंसिपल हुआ कि हर पॉइंट जो है सोर्स की तरह काम करता है और उससे जो डिस्टर्बेंस निकलता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। अब दूसरे में ये बोल रहा है कि जो एक आप सरफेस बनाओ उसको टचिंग करता हुआ ऐसे, तो ये सरफेस आपको बताएगा कि नया वाला वेव फ्रंट कहां पे होगा। टेंजेंशियल इसको बनाना है, टचिंग टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसने कहा बैकवर्ड डायरेक्शन का कंट्रीब्यूशन भूल जाओ, केवल लोग कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, मैंने एक ही बनाया ना टेंजेंशियली, मैं पीछे ही बना सकता था। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट, ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। इसको नोट करो, 1 मिनट में मैं ज्वाइन कर रहा हूं आपको। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ये पुराना सोर्स जो है वेवलेट निकाल रहे हैं, उनको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। उन वेवलेट को आप जोड़ोगे अगर टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको मिलेगा न्यू वेव फ्रंट विच इज योर सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो, ओके, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग जो है अब आगे कुछ चीजें ड्राइव कर सकते हैं।
देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन आपका होता है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों आता है, या रिफ्रैक्शन जब होता है तो स्नेल्स लॉ कैसे फॉलो होता है, या फिर जब हम कॉन्वेक्स लेंस से रे पास करते हैं तो वो कन्वर्ज क्यों हो जाती हैं, मिरर से रे पास करते हैं तो बेंड क्यों हो जाती हैं, है ना। तो वो हम देख सकते हैं बड़े इजीली। ठीक है, तो देखो पहले ये देख लेते हैं कि हम ऐसे क्यों होता है कि भाई लेंस से जब पास करते हैं तो आपका ऐसे क्यों हो जाता है। उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। प्रिज्म, लेंस, मिरर एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो प्रिज्म देखते हैं पहले। ये प्रिज्म है, आपने रे ऐसे भेजी तो आपका वेव फ्रंट ऐसे चल रहा है, इसके परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट रे के। अभी जाके प्रिज्म पे टकराया यहाँ पे, तो वेव फ्रंट पहले ये टकराएगा, तो ये वाला पार्ट पहले टकराया, ये थोड़ा आगे जाके टकराएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट पहले टकराया तो प्रिज्म के अंदर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, तो आपकी स्पीड लाइट से कम हो जाएगी। तो ये फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा, इसके अंदर फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये टकरा के इसको जो है, दूसरी बात क्या है, स्लो चल रहा है, दूसरी बात क्या है, जब यहाँ पे टकराएगा फास्ट पहुंचेगा, फिर इसको डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इससे वेव फ्रंट जो है, ये वाला पोर्शन जो है धीरे धीरे आगे होने लगेगा। मैंने ये मान लो इतना चला, ये चलाएगा ज़्यादा, तो ये वेव फ्रंट आपका ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा टेढ़ा टाइप का। तो जब ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलते निकलते ये ऐसे हो जाएगा वेव फ्रंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रे स्लो चल रही है अंदर, तो वेव फ्रंट ऐसे हो गया, तो आपकी रे यानी कि ऐसे मूव कर रही होंगी, जब बाहर निकलेंगी तो ऐसे कर रही होंगी। तो इसलिए जो है प्रिज्म में आपकी रे बेंड कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे वेव फ्रंट जो है ऐसे टकराता है, उसकी वजह से उसकी स्पीड किसी पार्ट की कम हो जाती है और उसको डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करना है इसके अंदर, तो इसलिए उसका वेव फ्रंट ऐसे बेंड कर जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, अब देखो लेंस में कन्वर्जिंग क्यों होती है। लेंस ही ऐसा है, इस पे आके वेव फ्रंट टकराया, तो वेव फ्रंट जो टकराया, बीच में लेंस थिक है और यहाँ पे थिन है, तो यहाँ पे रे को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और यहाँ कम ट्रेवल करना है, तो यहाँ कम टाइम लेगी रे ट्रेवल करने में, ऊपर ज़्यादा लेगी। तो ऊपर वाली रे क्या होंगी, फास्ट होंगी, आगे निकल जाएंगी, ये वाली रे थोड़ा देर में निकलेगी बाहर, तो ये आपका वेव फ्रंट जो होगा वो ऐसा हो जाएगा कुछ। तो अगर वेव फ्रंट ऐसा हो गया आपका, ये वाला वेव फ्रंट अब ऐसे हो गया, तो यानी आपकी रे जो है वो इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसे बनेंगी। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? क्लियर। यस सर। राइट। अच्छा, आप लिख लिया करो, जब मैं यस नो बोलता हूँ तो लिख लिया करो, उससे काम चल जाएगा मेरा, मैं फोन में देख लूंगा, है ना। जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बोल देना, तो फटाफट हो जाएगा हमारा काम। चलो मिरर देखते हैं। मिरर के केस में क्या होगा, मान लो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, सॉरी, रे आई ऐसे और आके टकराई। अभी टकराएगी तो क्या होगा, ये पार्ट पहले टकरा जाएगा जो इधर होगा, ये पार्ट थोड़ा देर में टकराएगा। तो आपका जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, इस वाले पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है या नीचे वाला पार्ट है, इनका वेव फ्रंट टकरा के वापस आ जाएगा, तो ये आगे निकल जाएगा, और जो ये वाला है वो पीछे रह जाएगा थोड़ा सा। तो इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बन जाएगा टकराने के बाद। पहले वेव फ्रंट तो ऐसे था, परपेंडिकुलर टू द रे, अब वो ऐसे बन गया। तो इसका मतलब आपकी जो रे हैं टकराने के बाद वो कुछ ऐसे बन जाएंगी। ठीक है, तो यहां से आप सारे फिनोमेनन एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर भी कर सकते हो, है ना। कॉनकेव कन्वर्जिंग लेंस अगर आपका है, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस आपका है, डबल साइड कॉनकेव है, तो उससे भी कर सकते हो। तो इस सारे फिनोमेनन यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द हाइगन प्रिंसिपल से आप ड्राइव कर सकते हो इन सब फॉर्मूलों को। ठीक है, अब आता है यस सर, हम ये कह सकते हैं कि वेव फ्रंट रियल में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो पता नहीं, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट बनाया गया जिससे कि ये प्रूफ हो सके।
हाँ कॉन्सेप्ट ही तो है, रियल में थोड़ी करते हैं। उसने बोला पॉइंट ज्वाइन कर लो सारे वो करते हुए जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इमेजिनरी कंसेप्ट है। तो जैसे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या रियल कंसेप्ट है? नो सर, इमेजिनरी है ना? ये लेकिन बताओ। इसमें बहुत सारे प्रूफ हो जाते हैं फिनोमेना। प्रूफ हो जाते हैं बस, एक्चुअल थोड़ी है वो। ये बताओ, एक चार्ज से फील्ड लाइन जो निकलती है, मान लो 100 निकली, 200 निकली, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ चार्ज से 7.5 निकल रही हूँ या 10.9 निकल रही हूँ? ऐसा हो सकता है कि चार्ज से मैंने ऐसी कोई लाइन निकल रही हूँ कि उससे 10,000.5 लाइनें निकल रही हैं। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? सर क्या बोला आपने, एक बार दोबारा बोलना। मैं कह रहा हूँ कोई चार्ज है आपका, उससे जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हम बोलते हैं भाई कि मान लो किसी से 10,000 लाइनें निकल रही हैं या 1 लाख निकल रही हैं, जो भी निकल रही हैं, है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है किसी चार्ज से जो है ऐसे हम बोलें कि उससे 1,000.5 लाइनें निकल रही हैं या 1,000.7 लाइनें निकल रही हैं? नो सर, ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप गॉस लॉ से निकालोगे लाइन ऑफ फील्ड लाइन, तो क्या लिखते हो गॉस लॉ से? नंबर ऑफ फील्ड लाइन, फ्लक्स कितना आता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। यस सर। तो आपको लगता है वो इंटीग्रल आएगा हमेशा? नो सर। तो ऐसा पॉइंट में आ सकता है ना वो 1,000.5 आ सकता है ऐसा? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड लाइन रियल कंसेप्ट है या इमेजिनरी कंसेप्ट है? इमेजिनरी। इमेजिनरी कंसेप्ट है ना वो, तो आपका ऐसा आता ही नहीं कभी। क्लियर? यस सर। ओके, चलो इसको नोट कर लो। कर लिया नोट ये? यस सर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, आ रही है ना? चलो, मुझे लगा कि आवाज ही बंद हो गया। चलो, तो देखो, इसको यूज करके, हाइगर प्रिंसिपल को यूज करके आपको दो चीजें ड्राइव करनी है, और ये आती भी हैं कई बार। एक तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, मैंने हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं, आएगा भी शायद इस बार फिर बोर्ड में, लेकिन अब बता देता हूँ फिर भी आपको कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एक तो हम वो प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरा फिर यहाँ से ये निकल सकता है कि स्नेल्स लॉ जो आपने पढ़ा है अभी, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो इस बार आएगा तो स्नेल्स लॉ ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। खैर, हम दोनों ड्राइव कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के बेस पे।
सॉरी, हाइगन प्रिंसिपल के बेस पे हम रिफ्लेक्शन पहले करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो देखो मैंने ये बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, है ना। प्रूव कैसे करते हैं, आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि डेल्टा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रे ऐसे आ रही है और ये नॉर्मल है मान लो, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है आपका, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन के केस में। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, एक सरफेस लो, इस पे एक वेव फ्रंट डालो, तो एक वेव फ्रंट ऐसे रे आई आपकी टेढ़ी मान लो, ये टकराई यहाँ पे, ठीक है। और आपने कई सारी रे मान लो, एक और रे है मान लो, वो ऐसे टकराई, वो पहले ऐसे टकराई, इसका जो वेव फ्रंट होगा ऐसे कुछ होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये रे पहले टकरा जाएगी, ये रे जब यहाँ पे होगी तो ये वाली रे टकरा गई यहाँ पे, फर्स्ट वाली रे, है ना, और ये वाली रे भी यहाँ पे है, तो इससे क्या होगा कि ये रे टकरा के जो है आपके, अब ये बेंड करेगी यहाँ पे ऐसे। एक और रे मान लो बीच में, यहाँ पे एक और मान लेता हूँ मैं, ये जाके मान लो टकराएगी यहाँ कहीं पे, ठीक है। ये भी बेंड कर जाएगी, अब ये बेंड करके इधर को चली जाएगी, तो आपका जो वेव फ्रंट था वो अभी ये है, अभी ये है, और थोड़ी देर बाद वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये तीनों रे टकरा जाएंगी, तो आपका वेव फ्रंट अभी जो ये है वो हो जाएगा कुछ ये, ठीक है, ये हो जाएगा वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट मैंने कब लिया है, ये वेव फ्रंट मैंने तब लिया है, ये वाला, जबकि पहली रे टकरा रही थी, है ना, सबसे पहले पहली टकराएगी, तो मैंने उस टाइम पे वेव फ्रंट लिया है। और ये वेव फ्रंट कब बनाया मैंने, जबकि आपकी लास्ट वाली रे टकरा के निकल रही है, बाकी रे तो पहले निकल चुकी हैं टकरा के, ये रे निकल रही है, तो मैंने दो वेव फ्रंट बनाए, ऐसे और ऐसे। वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे हमें पता है सब परपेंडिकुलर होंगे आपस में, रे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या हुआ, ये वाला एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ मेरा, ये वाला एंगल। तो मुझे प्रूव ये करना है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो ये अगर एंगल आई है और ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, और ये प्लस ये थीटा प्लस आई 90 है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि थीटा प्लस ये एंगल भी 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल मेरा आई होगा, कितना होगा, आई, ये वाला एंगल मेरा आई है। सिमिलरली यहाँ पे ये आर है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा ये वाला एंगल भी आर आएगा। मेरे दोनों एंगल आ गए, आई और आर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कुछ सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कुछ यूज़ करने की कोशिश करता हूँ मैं देखता हूँ कि क्या मैं वहाँ से कुछ बना सकता हूँ। तो इनको पहले हम प्लॉटिंग कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये आपका ए डैश है, और ये बी डैश है, ठीक है। ये आपके ऐसे हैं, अच्छा। ठीक है, तो ऐसे हैं, राइट। और एंगल हमारा आई और आर कहाँ पे वो हमें पता है, एंगल आई और आर कहाँ पे वो हमें पता है, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें ट्रायंगल, मान लो हम कंपेयर करते हैं ट्रायंगल, दिस पेन, दिस इज द पेन, ओके। हम लोग करते हैं ट्रायंगल, मान लो लेते हैं बी ए ए डैश, इसकी तीन साइड को ऑब्जर्व करते हैं, बी ए डैश को, तो ये 90 है यहाँ पे। हम इसको और बी डैश ए इस ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से ट्रायंगल शुरू हो रहा है, एक ये वाला, इसका जो बेस है वो तो सेम है, ए डैश जो है वो तो दोनों में कॉमन है,
ठीक है। एंगल यहाँ पे ये 90 है, बी वाला यहाँ पे ये 90 है क्योंकि वेव फ्रंट है यहाँ पे, तो ये एंगल आपके 90 है, तो वी कैन से कि एंगल बी इक्वल टू बी डैश आर 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। मैं इनको एक्चुअली ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मुझे दो साइड और एक एंगल बराबर करना होता है या फिर तीनों साइडें बराबर करनी होती है ना, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड बराबर प्रूव कर ली, दोनों की एक साइड कॉमन है क्योंकि एंगल बराबर है। अब मैं थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ और प्रूव कर पाऊँ, तो थोड़ा सा मैं और ट्राई करता हूँ कुछ और प्रूव कर पाऊँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो मेरा डिस्टेंस ए बी डैश है और ए डैश भी है, इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इनको कंपेयर करते हैं। ए बी डैश जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी जब आपका ये वाला वेव फ्रंट यहाँ पे टकरा रही थी, फर्स्ट रे यहाँ पे टकरा रही थी, टकराने के बाद ये यहाँ पहुंच गई बी डैश पे। मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया सी इंटू टाइम, इसका मतलब टी टाइम लगा इसको यहाँ पहुंचने में, सपोज इसका डिस्टेंस ट्रेवल सी इंटू टाइम होगा मान लो ए बी डैश का। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुंच गया। जितनी देर में यहाँ पे पहुंचा, जितनी देर में ए वाला बी डैश पे पहुंचा, उतनी देर में बी वाला ए डैश पे पहुंचा, उतनी देर में बी वाला ए डैश पे पहुंचा। कैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि भाई सेम वेव फ्रंट है ना, ये ए बी वाला सेम वेव फ्रंट है, तो बी डैश ए डैश वाला सेम वेव फ्रंट होगा, तो यानी बी वाला उतनी देर में ए डैश पे पहुंचा, तो ये जो ए डैश और बी के बीच की दूरी है वो भी हमारी सी टी होगी, सी टी होगी। तो इन दोनों से मेरा ये प्रूव हो रहा है कि ए बी डैश और ए डैश भी बराबर है। तो वी कैन राइट कि ए डैश सॉरी ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी। तो मेरी दो साइडें सेम हो गई और दो एंगल बराबर हो गए, तो आई कैन से दैट ट्राइंगल बी ए डैश बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी डैश ए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब होता है क्योंकि साइडें आपस में बराबर होंगी सारी और एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर तो आपने अगर ये प्रूव कर दिया दो साइड बराबर है और एंगल बराबर है, तो फिर सारी साइडें और एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखें, जो जैसे यहाँ पे ए एंगल है वो आई है, तो यहाँ पे ये एंगल आर है वो कॉरस्पॉन्डिंग है इसके। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 90 है ये, जो यहाँ पे बी का रोल है वो बी डैश का रोल है, जो यहाँ पे इस साइड का रोल है वो इस साइड का रोल है यहाँ पे। तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में देखूँ अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल आई और आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, सेम एंगल हैं आपके, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर के, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, समझ में आया सबको? आ गया? ओके यस सर। ओके, ठीक है आयुषी एंड अदर पीपल। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर है, एंगल आई और एंगल आर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा था इसलिए मैं सिटी सिटी लिखा। अगर मीडियम यहाँ डिफरेंट हो जाता तो फिर हमें फर्क पड़ता कुछ, तो मीडियम तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, सिटी सिटी लिखा हमने इसलिए। ठीक है, अच्छा ये हमारा फर्स्ट लॉ है। एक्चुअली दो लॉ होते हैं ना इसका रिफ्लेक्शन में, एक तो बोलता है कि भाई आपके एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ ये होगा, दूसरा लॉ क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का? दूसरा लॉ क्या होता है? किसी को पता है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं। करेक्ट, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, इनका प्लेन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है आपका जो आ रहा है और जो दूसरा वेव फ्रंट जा रहा है, ये दोनों सेम प्लेन में है। इनका प्लेन चेंज होने का आपको रीजन नहीं है कि प्लेन चेंज करेंगे ये। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है आपका वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट are in the same plane. So incident
रिफ्लेक्टेड लाइट या रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका सेकेंड लॉ आ गया यहाँ से। तो आपने सेकेंड लॉ भी प्रूव कर दिया रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन तो यू कैन प्रूव फ्रॉम हियर। क्लियर? चले आगे, रिफ्लेक्शन देखें। रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव करोगे, स्नेल्स लॉ कैसे प्रूव करोगे, देखें। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, स्नेल्स लॉ प्रूव करते हैं अब। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर जो होता है हमारा, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मीडियम मान लो, इसके नीचे जो मीडियम कुछ और है, उसके ऊपर मीडियम कुछ और है। ये प्लेन मान लो एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन है, और इस पे आके रे टकरा रही है। ऐसा वेव फ्रंट आके टकरा रहा है कुछ एंगल पे। ठीक है, तो वेव फ्रंट बना लो यहाँ से एक, ऐसे रे आ रही है आपकी, और ये आके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मीडियम के टकरा रही हैं। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, ये रे पहले टकरा गई, ये रे थर्ड रे बाद में टकराई है। मान लो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तीसरी रे बाद में जाकर टकराई यहाँ पे। तो क्या होगा कि तीसरी रे जब यहाँ पे पहुंचेगी, अब मान लो पहली रे यहाँ पे टकराई और ये टकराने के बाद ऐसे चली गई सपोज, और ये भी चली गई, और ये भी चली गई ऐसे फाइनल टकराने के बाद। ठीक है, अब जिसका नया वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसे कुछ बनेगा, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, तो ऐसे बनेगा वेव फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आई और आर पहले बना लें तो आपका जो आई होगा वो ये वाला एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो ये वाला आर होगा, आर। ठीक है, और अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा और देखूं तो ये एंगल 90 होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। तो अगर ये एंगल आर है तो देखो यहाँ पे ये प्लस ये भी 90 होना चाहिए, आर प्लस दिस एंगल इज 90, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90। तो मैं इस एंगल में ये एंगल जोड़ू तब भी 90 आ रहा है, इसमें ये जोड़ू तब भी 90 आ रहा है, मतलब ये एंगल हमारा आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसे भी आर लिख सकते हैं, इसे भी हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि म्यू जो है साइन आई बाई साइन आर के बराबर है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि म्यू जो है साइन आई और आर का रेशो से रिलेशन बताना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है बड़ी, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल इसने किया है, यहाँ पे कोई और मीडियम है, मान लो इसको वेव फ्रंट को ए बी बोलता हूँ, और ये हमारा ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, अब जो वेव फ्रंट आपका ट्रेवल किया है वो देखो, ये वाला वेव फ्रंट जो है पूरे का पूरा, ये वाला वेव फ्रंट जो है पूरे का पूरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, मान लो ये डिस्टेंस मैं निकालूं, मैं ये बोल सकता हूँ डिस्टेंस होगा सी इंटू टी। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ ये मीडियम हमारा क्या है, एयर है मान लो, तो डिस्टेंस यहाँ पे सी इंटू टी होगा ये। ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा, यहाँ पे जो स्पीड होगी हमारी लाइट की, जो भी स्पीड होगी, मान लो यहाँ पे स्पीड c1 मान लो,
और यहाँ पे C2 मानो, लाइट की स्पीड C2 मानो, ठीक है। अब देखो जब ये जो वेव फ्रंट है ये, और ये जो वेव फ्रंट है दूसरे वाला, बी वाला पॉइंट जब यहाँ पे पहुंचा, जाके आपका टकराया ए डैश पे, तो ए वाला कहाँ पहुंच गया था, बी पे। तो सेम वेव फ्रंट जो है आपका, ये वाला वेव फ्रंट बन गया, ये वाला वेव फ्रंट सेम बन गया। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जितनी देर में ए वाला बी डैश पे पहुंचा, उतनी देर में बी वाला ए पे पहुंचा, क्योंकि सेम वेव फ्रंट के पॉइंट थे ये। तो आप ये बोल सकते हो कि ए से बी डैश पहुंचने में जो दूरी लगी, वही मेरे को बी डैश से, सॉरी, ए से बी डैश पहुंचने में जो दूरी लगी, वही मुझे बी से, ये बी है ना पॉइंट, बी से ए डैश पहुंचने में लगी, ठीक है। यानी इसको भी मैं सी बोल सकता हूँ, C2t, टाइम दोनों बराबर होंगे आपके। तो ये C1t है और ये C2t है, ये C1t है और ये C2t है, ठीक है। अब मैं इन ट्रायंगल को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने ट्रायंगल बना दी है उनको कंपेयर करता हूँ, और इस बार मैं प्रूव करना चाहूंगा सिमिलर ट्रायंगल। मेरा काम सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा काम सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये एंगल 90 है, बेस कॉमन है हमारा, बेस कॉमन है हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बल्कि सिमिलर ट्रायंगल भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये मेरा एंगल आई था, तो मुझे पता है मेरा ये एंगल भी आई होगा, है ना। मुझे पता है बेस कॉमन आ गया मेरा, बेस मतलब ए बी, ए डैश कॉमन आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ साइन आई की वैल्यू। साइन आई जो होता है मेरा, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाली साइड होगी, तो ये हो जाएगी ए डैश बी बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मेरा ए डैश है, ए डैश बी को मैं लिख सकता हूँ C1t, ए डैश को ऐसे रहने देता हूँ मैं। जब मैं साइन आर लिखूंगा, तो साइन आर मतलब ये वाला साइन आर, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको इक्वल टू ए बी डैश, और बाय हाइपोटेनियस का सेम रहेगा ए डैश, ठीक है। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ C2t बाय ए डैश। अब मैं इन दोनों को डिवाइड अगर करूँ, अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, ये मुझे क्या देगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू दे देगा मुझे C1t बाय ए, ये तो कट ही जाएंगे ए डैश तो खैर, तो ये कट जाएंगे आपके, तो ये आ जाएगा C1 बाय C2। साइन आई बाय साइन आर क्या है, C1 बाय C2, दिस इज नथिंग बट म्यू, दिस इज नथिंग बट म्यू। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि म्यू हमारा साइन आई बाय साइन आर है, ठीक है। दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो ये क्लियर हुआ सबको, रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन क्लियर हुआ रिफ्रैक्शन का सबको, लिख दो। यस ओके, बाकी लोगों को हो गया तो लिख दो। क्लियर है, ओके। तो दोनों डेरिवेशन ध्यान रखना, इस बार जो आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली रिफ्लेक्शन का ही आएगा, कि रिफ्लेक्शन तो कोर्स में है नहीं, अगर आया तो। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल वैलिड है, उसके लिए क्या प्रिंसिपल वैलिड है। उसके लिए प्रिंसिपल ये है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन तो ये लिख लो कि प्रिंसिपल ये है कि मान लो एक वेव अगर पास करती है मेरी यहाँ से कोई, है ना, एक वेव अगर पास कर रही है और उसके कारण इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन y1 होता है किसी टाइम पे, और दूसरी वेव जब पास करती है तो उसके कारण डिफ्लेक्शन मान लो y2 होता है। अगर दोनों वेव साथ में पास करेंगी तो इनके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा वो y1 प्लस y2 आएगा। इस मीडियम में जो डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। तो y इक्वल टू जो होगा विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। इन जनरल हम ये लिख सकते हैं, और इनका भी वेक्टर सम। अगर मान लो डिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा, तो देन यू विल टेक द वेक्टर सम ऑफ दिस थिंग। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि व्हेन
टू और मोर वेव मोशन ट्रैवलिंग थ्रू अ सेम मीडियम सुपर इम्पोज ईच अदर, तो जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल टू होगा वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट meant equal to vector sum of individual wave displacement. ठीक है, तो बाकी आगे पीछे का आप लिख देना, जब टू वेव ट्रेवल इन द सेम मीडियम, है ना, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने को जरूरी नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में कर सकती हैं, ठीक है, ट्रेवल इन द सेम मीडियम एंड सुपर इम्पोज ईच अदर, तो उसमें ऐसा होता है। चलो एक इसमें और पॉइंट आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, बस यहीं पे फिर क्लास को स्टॉप कर लेंगे। एक बात आती है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज की, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, क्योंकि आगे जब आपका जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अब आने वाला है, तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, कोहेरेंट सोर्स लेंगे वहां पे, है ना, हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं, बार 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 हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं, कोहेरेंट सर सोर्स ये ले रहे हैं। 11th में पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हो क्या होता है कोहेरेंट सोर्स? सर कोरेंट सोर्स वो होते हैं, क्या कहते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होती है लाइक। और मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? कोहेरेंट सोर्स की मेन प्रॉपर्टी होती है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो उनमें, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, और मेन प्रॉपर्टी है कि फेज डिफरेंस वुड बी कांस्टेंट, तो सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। क्या दो हमारे सिमिलर बल्ब हो सकते हैं कोहेरेंट सोर्स? दो बल्ब क्या हो सकते सर? हैं, अगर मैं दो बल्ब से लाइट लूं तो क्या कोहेरेंट सोर्स बन सकते हैं दोनों? मे बी सर। कैसे? इनकी सेम फ्रीक्वेंसी वगैरह होगी? अगर सर सेम मटेरियल से बने होंगे तो हो भी सकता है। चलो सेम मटेरियल ले लिया, और क्या चाहिए? सर दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए वो एकदम सेम हो, जिससे कि एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सेम सोर्स से जोड़ दिया, अब हो जाएंगे। हो जाएंगे, नहीं होंगे अब भी ये, है ना, अब भी ये नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि क्या होगा, बल्ब से लाइट कैसे निकलती है, बल्ब में जब आप लाइट पास करते होंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह का मूवमेंट होगा, कोई जंपिंग वंपिंग होगी, वहां से वो एनर्जी निकालते होंगे, है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन की जंप होगी ऊपर नीचे, उससे एनर्जी। सर वॉइस नहीं आ रही। ओके, अब मेरी आवाज वहां से डिस्कनेक्ट हो गई, मैं फोन यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख ओके रही है आप सर। लोगों को?
सर नहीं दिख रही आप। वेट अ सेकंड, वेट। ओके, आई थिंक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, ये आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। ओके सर बाय। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास कोहेरेंट और इनकोहेरेंट से, फिर हम जो है इसमें इंटरफेरेंस वगैरह देखेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, ओके फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय सर। मैं ऐसे कनेक्ट करा एक्चुअली, तो यहाँ पे कंप्यूटर बंद हो गया ये। अच्छा, नेट चला गया था, अभी जा रखा है। अच्छा, बढ़िया हो गया फिर तो। अब घर पर नेट कनेक्शन, मतलब नेट का प्रॉब्लम नहीं है, कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। कंप्यूटर का इंतजाम हो गया ना बढ़िया वाला। उसको एक्सचेंज वाला ऑफर नहीं है कोई 3i से या 4i 5i वाला? मैंने को 10-15 हज़ार रुपये दे के ऐसे कुछ हो गया।